स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन है आज और अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। आज का दिन, आखिरी दिन विधायी कामकाज के लिए तय किया गया है। कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आज का दिन विधायी कामकाज के लिए तय किया गया है। कल सीएम मनोहर लाल की तरफ से बीते कल बजट पर जवाब पेश किया गया। 11 बजे का वक्त होता है जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है। 11 बज चुके हैं, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है सभी विधायक विधानसभा पहुंच चुके हैं। आज विधायी कामकाज के लिए आखिरी दिन तय किया गया था पहले से ही। दूसरा चरण विधानसभा के बजट सत्र का और दूसरे चरण का आखिरी दिन आज। बीते कल सीएम मनोहर लाल ने सदन को संबोधित किया, बजट पर अपना जवाब पेश किया। अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, राज्य से जुड़े अपने अपने हलके की समस्याएं सभी विधायकों ने रखी। आज विधायी कामकाज के लिए दिन पहले से तय किया गया था। आज विधायी कामकाज होंगे, यानी कि बिल्स हैं कुछ जो वो टेबल किए जाएंगे, उन्हें पारित करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। तो सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज आखिरी दिन है। दो अलग अलग चरणों में बजट सत्र इस बार हुआ और दूसरे चरण का आज आखिरी दिन। सीधा सदन की कार्यवाही आपको दिखाते हैं। 11 बज चुके हैं, सदन की कार्यवाही में ले चलते हैं सीधा आपको। कूड़ा मुक्त करने के लिए, लोग कब्जा ना कर पाए इसलिए, और लोगों को सुविधा देने के लिए रिवर फ्रंट अच्छा बने, क्योंकि नदी के किनारे है इसलिए उसमें झील का निर्माण हो और एक अच्छे पार्क का विकास होगा तो निश्चित रूप से प्रदूषण को ठीक रखने में मदद मिलेगी, लोगों को सैर करने का और योग करने का अवसर मिलेगा और झील को और पार्क को रिवर फ्रंट साथ लगता होगा तो एक टूरिस्ट प्लेस, पर्यटक स्थल के रूप में लोग प्रयोग करेंगे। ये समय की आवश्यकता है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से ये निवेदन है, आग्रह है कि वो इसकी आज सदन में घोषणा करें और यमुनानगर के लोगों को, हमीदा हेड और गढ़ी गुजरान के लोगों को एक उपहार दें। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक ने जो बात कही है वो सराहनीय है। उस टुकड़े में सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है जिसको माननीय एनजीटी और अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ठोस कचरे की प्रोसेस के लिए कैर ठोस कचरा प्लांट में ले जाया जाना भी है, जो कि उम्मीद है कि 31/3/2023 तक ये कार्य पूरा भी हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि जो सोच माननीय विधायक की है इसके बारे में वो रिटर्न भी दे दें। और वैसे भी मैं अभी यमुनानगर गया था और इनके वहां 375 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर नगर निगम इसको पास करे और स्वयं भी अगर इसको काम को करेगा तो इसका जो थोड़ा बहुत खर्चा होगा वो स्वयं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगमों को और लोकल बॉडीज को लोकल गवर्नमेंट समझकर पूरी स्वायत्तता देने का जो काम किया है, तो ये स्वतंत्र भी हैं इस तरह का काम करने के लिए। तो मैं समझता हूं लिखकर भी दे दें और वैसे भी निगम से पास करवाकर ये स्वयं भी उस ओर बढ़ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और यदि निगम का सारा पैसा वहां उसमें से प्रयोग कर लिया तो अन्य काम प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए दिव्य नगर योजना के तहत आधा पैसा नगर निगम और आधा डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज की तरफ से आ जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी नगर के लिए और जो स्थानीय निकाय विभाग है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप लिखकर दें। दिव्य नगर में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसमें से भी इसका भाग आपका ये उस भाग में लगाकर आपकी मंशा पूरी करने की बात की जाएगी। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का मन की गहराई से होल हार्टेडली धन्यवाद करता हूं। श्री लीलाराम जी। 103 जी। नो सर। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से कैथल वासियों की तरफ से पहले धन्यवाद करता हूं कि अब तक 3 वर्ष में जो भी
सड़क की मांग हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से रखी, वो अब तक पूरी हुई और बनकर के तैयार हो गई। चाहे उसमें खनौरी पाडला रोड से चीका पटियाला रोड है, चाहे कैथल से लेकर के केवड़क तक की 4 लेन सड़क 18.5 करोड़ से बनकर के तैयार है। और कैथल हल्के की पुरानी मांग थी अध्यक्ष महोदय, गांव मानस से अटेला की सड़क 5 करोड़ से बनकर के तैयार हो गई। और ये सड़क भी कैथल हल्के के लिए, कैथल शहर की मैं कहूँगा एक तरह से लाइफ लाइन है। अम्बाड़ा रोड से जींद रोड को जोड़ती है जी। और इस सड़क पर अध्यक्ष जी सिविल हॉस्पिटल है, इस सड़क पर बस स्टैंड है कैथल का, बड़ी बड़ी कार की एजेंसियां हैं। और कैथल शहर की सबसे बड़ा पार्क ताऊ देवलाल के नाम से इस सड़क पर पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। और ये आज कैथल जिले के लिए, कैथल शहर या कैथल हल्के के लिए नहीं जी, पूरे कैथल के जिले के लिए जरूरी सड़क है। क्योंकि इसी सड़क से चाहे जींद के निवासी हैं, चाहे दूसरे जिलों के हिसार वाले लोकल लोग भी चंडीगढ़ इसी मार्ग से आते हैं। मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री से अनुरोध है, प्रार्थना है कि इससे जहां शहर का सौंदर्यीकरण बनेगा, कैथल जिला के लोगों को भी बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसलिए मेरी मांग है इस सड़क को 4 मार्गिया 4 लेन किया जाए। आपकी अति कृपा होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस पैच की बात कर रहे हैं तीतरम मोड़ से अम्बाड़ा रोड तक, उसके पैरेलली रिसेंटली 2014 के बाद एक बाईपास तीतरम मोड़ से अम्बाड़ा रोड तक NH ने बना दिया है, जो कि जयपुर को चंडीगढ़ से अम्बाड़ा तक कनेक्ट करता है। और उसके बाद जो व्हीकुलर ट्रैफिक था, खासतौर पर हैवी ट्रैफिक, वो उससे पूरा सब्ट्रैक्ट हो चुका है। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि जींद का ट्रैफिक चंडीगढ़ के लिए आता है तो वाया कैथल आता है, वो तीतरम मोड़ से NH चढ़ जाता है। जो ये मांग कर रहे हैं वो कर रहे हैं तीतरम मोड़ से कैथल सिटी और कैथल सिटी से अम्बाड़ा रोड तक एग्जिट तक। वो ऑलरेडी 10 मीटर वाइड है, उसका पैसेंजर व्हीकल ट्रैफिक हम निकलवा लेते हैं। अगर ट्रैफिक बहुत एक्सेसिव है और लैंड अवेलेबल है तो जरूर सरकार विचार करे। ठीक। अध्यक्ष जी, मेरी तो उप मुख्यमंत्री से प्रार्थना है क्योंकि पूरे कैथल शहर का मध्य मार्ग बन चुका है, इस पे सिविल हॉस्पिटल है, चौधरी देवलाल पार्क है और कैथल का बस स्टैंड भी सभी इस सड़क पर है। मेरा अनुरोध है, कैथल की जनता की मांग है कि इसको 4 लेन बनाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी नहीं आए। श्री मोहम्मद खान जी 105। श्रीमान जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा गया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया है, मेवात भी उड़ते पंजाब की राह पे चल रहा है। यहाँ पर भी करोड़ों रुपए की हीरोइन, गांजा, विदेशी तस्कर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन पुलिस केस तो दर्ज करती है, मगर नशा तस्करी को रोकने के लिए पुलिस का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। जो लोग इस नशा तस्करी में शामिल हैं, उन तस्करों को जल्द से जल्द अभियान चलाकर तस्करों को पकड़ा जाए। उड़ीसा में से अभी 2 ट्रक गांजा नहू पुलिस ने पकड़ा था। दूसरे राज्यों से आकर मेवात में तस्कर अलग अलग नशे की सामान बेचते हैं। हमारे नौजवान इस नशे में दलदल में फंसते जा रहे हैं और जिससे नौजवानों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बीते 20 मार्च 2023 को भी माननीय मुख्यमंत्री की जो सीएम फ्लाइंग होती है, उसने भी काफी प्रतिबंधित नशे की दवाइयां पकड़ी गई हैं। मैंने जुलाई में भी नशे का मामला सदन में उठाया था, मगर अभी तक सरकार नशे के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। सरकार इसके लिए जिम्मेदार है और ना ही आज तक मेवात को कोई नशा केंद्र स्थापित किया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ताउड़ू के पास सर एक गांव है शिकारपुर, ताउड़ू शहर से मात्र 2-3 किलोमीटर दूर है। सदर थाना में बीते 1 साल में करीब 13 NDPS एक्ट मुकदमे दर्ज हुए हैं नशे के, जिनमें 5 गांव शिकारपुर से सीधे जुड़े हुए हैं। शिकारपुर के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में बड़ी संख्या में बालिग, नाबालिग, युवक, युवतियां व महिलाएं नशे का कारोबार में बराबर शामिल हैं। गांव में सुबह से शाम तक नशा कारोबारियों के ठिकानों पर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार आदि से बड़ी बड़ी संख्या में अमीर
घटनाओं के युवक युवतियां नशीला पदार्थ खरीदकर फरोख्त करने के लिए यहां पहुंचते हैं। बीते वर्ष में एनडीपीएस के एक्ट 17 नवंबर 2021 को 212 किलोग्राम गांजा पत्ती पकड़ी गई। 14 दिसंबर को 980 ग्राम गांजा पत्ती पकड़ी गई। 17 दिसंबर 2021 को 402 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई। 2 जनवरी 2022 को 21.2 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया। 5 जनवरी को 100 ग्राम, 19 जनवरी को 530। सप्लीमेंट्री क्या है? मैं बता दूं सर, इतना अहम मुद्दा है जिससे बच्चे दलदल में जा रहे हैं सर। ये बहुत मेवात के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरे हरियाणा के लिए सोचने की बात है। मेवात में भी इस तरह का धंधा हो रहा है। मैं सुनो तो सही हकीकत सर, आप अभी तो मार्च 2022 में 210 किलोग्राम पकड़ा गया। 29 मार्च को 956 किलोग्राम और 28 अप्रैल को 101 ग्राम, 3 मई को 313 किलोग्राम और 1 सितंबर को 417 किलोग्राम। और जो पुलिस ने बताया आंकड़े आप सोचोगे सर, हैरान हो जाओगे। पुलिस ने बताया है कि जिला नहू में नशा तस्करों से लगभग एंटी नार्कोटिक्स सेल का गठन किया गया। सेल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को बरामद किया गया। जिला नहू पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों के तहत 44 अभियोग अंकित किए गए। 3 विदेशी नाइजीरियन नशा तस्कर सहित 75 आरोपी गिरफ्तार किए। इन आरोपियों में से 2202 किलोग्राम, 39 ग्राम गांजा पत्ती, 3682 बोतल जो प्रतिबंधित सिर्फ है कोरेक्स की, 344 प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल, 33,000 नशीली गोलियां, 1 किलो 250 ग्राम हीरोइन स्मैक, 210 किलोग्राम 810 ग्राम चूरा पोस्ट, 448 ग्राम अफीम, 18 किलो 460 ग्राम डोडा, 100 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। मैं मामन जी, मैंने कहा सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूं तो आप जिनकी देने कीमत लगे। ये आपने बताया कि देखिए नशे की गंभीर 5 करोड़ की प्रॉपर्टी और नशे की गंभीर समस्या है, ये आपने बताया। प्रॉपर्टी जब्त की। मेरा क्वेश्चन सरकार यह है ने जवाब दिया है इसको। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर। हाँ जी। मैं इन्होंने कहा कि यहां कोई भी डेथ इंटॉक्सिकेशन से नहीं हुई। मैं बताऊं 3 मौत असाइसी का गांव में हुई नौजवानों की सिर्फ इंजेक्शन लेने से। इसमें एक तो ये इसका पूरा इनके पास शायद आंसर नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक मेवात में क्या सरकार ने ऐसा कोई खास कदम उठाया कि इस नशा तस्करी को किस तरह से बंद किया जाए, प्रतिबंध किया जाए? और अभी तक मेवात में एक भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। पूरे मेवात में 450 गांव हैं, कम से कम 2-3 कंस्टिट्यूंसियां हैं। एक नशा मुक्ति केंद्र तो कम से कम होना चाहिए। और ये सरकार कब तक करने जा रही है? पुलिस कब तक इस पर कठोर कदम उठा रही है? ये मुझे जवाब दिया जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ये प्रश्न 5 भागों में पूछा और वो 5 भाग ही दोबारा से यहां पर उन्होंने दोबारा उसका वर्णन करके और डिटेल में बात की। तो मैं समझता हूं कि यदि आप चाहें, हालांकि पूरा जवाब शब्द वाइज इनका दे दिया गया है, आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं उसको। भाग के ये तो लिख करके दे दिया। कोई आप जो तो मैं ये समझता हूं कि इट इज मोर ए सोशल प्रॉब्लम। जो क्रिमिनल पार्ट है उसको तो हम टैकल कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल प्रॉब्लम को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें जो एजुकेटिव मामला है, जो अलग अलग जिले के लेवल पर समितियां बनाई गई हैं, जो इस तरह से अलग अलग हेल्थ एजुकेशन की बात है, वो सारी हमने की है। और डायरेक्ट रूप से नशा मुक्ति केंद्र नहीं है, लेकिन सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा और HKM गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नरहर में प्रत्येक में 15 बेड की क्षमता के 2 सामुदायिक केंद्र जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं। इन अस्पतालों में प्रोविजनल लाइसेंस के लिए ऐसी सेवा विभाग को क्रमशः 12/7/22 और 14/11/22 को आवेदन किया है। जिले में नशीली दवाओं को लत को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है। एक नई समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल की समिति, जो कि प्रिवेंशन ऑफ द सब्सटेंस यूज के लिए काम करेगी, उस समिति का गठन किया गया है। ऐसे लगभग अभी जो एवरेज है वो 55 मरीज पर मंथ की एवरेज है जो ओपीडी में आते हैं। और ये पूरा जो डाटा है ये हमने डेट वाइज भी दिया हुआ है और जगह वाइज भी दिया हुआ है।
तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे ये इस तरह के जो प्रिवेंशन के काम है ये कर रखे हैं और पुलिस भी जो है इनको कंट्रोल करने का प्रोग्राम कर रही है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि मैंने 3 नशा मुक्ति केंद्रों के लिए स्थापित करने के लिए मांग। उन्होंने बताया है कि 2 हॉस्पिटल के अंदर अभी तो ये कर रहे हैं, इतना माल वे बाहर देशों से आ गया, इसका कौन जिम्मेवारी लेगा? स्पीकर सर, ये कहा जाएगा अभी तो स्थापित करने जा रहे हैं, ये जवाब दिया है। तो वही तो कहा है उन्होंने, आपने पूछा है और ये कहा कि पुलिस कठोर कदम उठा रही है। ना करें। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको पता है मेवात में पुलिस कंट्रोल तो बिल्कुल है नहीं। बाहर के लोग मेवात को कंट्रोल करते हैं, सोनीपत, जींद, रोहतक से। जिस तरह से गोरक्षक आके आपने एक दल बना रखा है, एक नशा मुक्ति दल भी बाहर के लोगों का बना दिया जाए ताकि पुलिस अपना ये बिल्कुल गलत है। इनको इस बात के लिए आगाह किया जाए। विश्वास नहीं है, ये बार बार इस बात को करते हैं। नीरज शर्मा जी, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने। नीरज शर्मा जी, नीरज शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, भाई 1 मिनट शांति हो जाओ। हाँ जी। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न लगभग हरियाणा की आधी जनसंख्या से संबंधित है और बड़ा दुख है कि प्रश्न का जवाब बहुत गलत आया है। मैंने संख्या पूछी और मैं कोई किसी संस्था के आंकड़े नहीं दे रहा, ये ईएसआई कॉरपोरेशन के सरकारी आंकड़े हैं। मैंने संख्या पूछी, ईएसआई कॉरपोरेशन कह रही है 31 मार्च 2022 को हरियाणा में तकरीबन 26 लाख लोगों का ईएसआई का अंशदान जा रहा था और मजदूरों की संख्या 22 लाख बताई गई है। हर मजदूर की ईएसआई भी नहीं कटती। इतना ज्यादा डिफरेंस आंकड़ों में, पर मैं उसको लेके भी बहुत ज्यादा आपको नहीं कहना चाहूंगा, वो अपने आंकड़े डिपार्टमेंट सुधारे, क्योंकि जब आंकड़े ही सही नहीं है उस मजदूर की चिंता कौन करेगा। और इसमें मेरा मंत्री जी से सप्लीमेंट्री एक है कि जो मैंने अनुपात पूछा, इनके जवाब के हिसाब से तकरीबन 40% पूरे हरियाणा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर है रेगुलर के मुताबिक। पर मैं फरीदाबाद का कुछ एक का ही पढ़ रहा हूं और सुन के बड़े दुख होगा कि भारतीय कटलर हैमर रेगुलर एम्प्लॉय 30 और कॉन्ट्रैक्ट के 1360, शिवालिक एक्सपोर्ट 100, कॉन्ट्रैक्ट के 2500, गुडियर 610, कॉन्ट्रैक्ट के 2100, एस्कॉर्ट 700, कॉन्ट्रैक्ट के 7000, स्टड्स 200, 850, हिंदुस्तान एसेसरीज 200, 1100। अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 का है और इसके अंदर सारी जवाबदेही स्टेट की है, जो भी कुछ होना है। और बड़ा क्लियर इसके अंदर लिखा है, इफ ए क्वेश्चन अराइज वेदर एनी प्रोसेस और ऑपरेशन और अदर वर्क इज ऑफ पेरिनियल नेचर, द डिसीजन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देयर ऑन शैल बी फाइनल। और इसके अंदर अध्यक्ष महोदय, मैं किसी एक को दोष दूं वो अनुचित होगा। हमारे हरियाणा में 1987 के बाद कोई नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ कि ये जॉब प्रोहिबिटेड है कॉन्ट्रेक्चुअल काम कराने के लिए। 87 में लास्ट नोटिफिकेशन हुआ है और जो नोटिफिकेशन हुआ है उसकी भी पालना नहीं हो पा रही है अध्यक्ष महोदय। और उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या हो रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है उसको बोनस भी नहीं मिलता। कोरोना काल में आपने हमने सबने देखा, जो दिव्यांग लोग थे कॉन्ट्रैक्ट के, फैक्ट्री वालों ने एक झटके में निकाल दिए। हमें 30 दिन तक धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी के सब संज्ञान में है और मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे भी हैं। मैंने एक पत्र भी लिखा था उस समय 15/5/2020 को। इसकी सही पालना ना होने की वजह से सरकार को भी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। आज हमारे यहाँ गारमेंट की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है जो रोजगार देती है। एक सेकंड टूडाराम जी, आप सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री पे यार। हाँ बताओ, सप्लीमेंट्री बताओ कि सर जो कॉन्ट्रैक्ट की लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है, जब कॉन्ट्रैक्ट वाले जा रहे हैं तो वो कहते हैं जी हम जॉब वर्क पे काम करा रहे हैं। एक्साइज वाले जाते हैं तो वो कहते हैं जी ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की लेबर है। और उन मजदूरों के आप चेकिंग करा लो, प्रोडक्शन के चक्कर में इतने बुरे हालात हैं। और आखिरी मेरी सप्लीमेंट्री इसमें यह है कि इन सब चीजों को जो पालना करता है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, ये 2017 में बना था 3 साल के लिए। 2 मीटिंग हुई कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की और 2020 में ये खत्म हो गया। एक तो मंत्री जी ये बताएं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड ये कब तक बना देंगे,
या इसी को दोबारा चालू करेंगे? और दूसरा, कहीं भी आप चले जाएं उसके अंदर सब जगह इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लोग गए हैं। कोर्ट कैन नॉट इशू डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू इशू नोटिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, ओनली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड नॉट द कोर्ट। कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है इसकी सही से पालना हो जाए और रेगुलर जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट का मजदूर काम ना करे, उसके हितों की रक्षा हो, वो मंत्री जी कब तक करा के देंगे, ये मेरा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कोई भी फैक्ट्री के ऊपर ये हम उसको बाउंड नहीं कर सकते भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखोगे या परमानेंट लेबर रखोगे। हमारी जिम्मेवारी एक है कि मिनिमम जो वेजेज है हमारी लेबर को वो मिले, उसको हम जो दिलवा रहे हैं उसमें अगर कोई स्पेसिफिक कोई विधायक जी की कोई इस तरह की कोई फैक्ट्री की कोई अगर इनको कोई शिकायत है जहाँ कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो वो हमें बताने का काम करें, उसको हम स्पेसिफिक चेक करवा लेंगे। और इस प्रकार के लिए कोई बाउंड नहीं है, कोई भी फैक्ट्री भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे या उसको परमानेंट लेबर रखे। अध्यक्ष महोदय, बड़ा दुख हुआ, श्रम मंत्री ने इस तरीके की बात कही। द टर्म ऑफ बोर्ड शैल बी पीरियड ऑफ 3 ईयर। और इसके आप एक मिनट नीरज जी, ये बोर्ड से क्या लेना, आप इसके बताओ कि और सर मंत्री जी कह रहे हैं कि सिर्फ मिनिमम वेजेस की डिपार्टमेंट की है, नहीं। हाँ। ये आपके डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन है 88 की, उसके अंदर प्रोविहेट किया हुआ है। और उसके बाद 2014 में हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला है जस्टिस सूर्यकांत जी का और दूसरों का कि कॉन्ट्रैक्ट का जो रेगुलर जॉब का काम है, मंत्री जी आप वर्कमैनशिप की डेफिनेशन बता दीजिए। रेगुलर जॉब पे कॉन्ट्रैक्ट का आदमी काम नहीं कर सकता और उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। मिनिमम ये क्या पता कि वो रेगुलर जॉब पे कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है। जब एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है वो तो कॉन्ट्रैक्ट का ही काम करेगा। नहीं है रेगुलर जॉब किसने बतानी है? अध्यक्ष महोदय, डिपार्टमेंट ही तो तय करेगा। नहीं, वो फैक्ट्री वाला तय करेगा कि ये रेगुलर नहीं अध्यक्ष महोदय, फैक्ट्री वाला तय नहीं करेगा। आपने जो बात कही ये एक सवाल को बीच में उलझाने का प्रयास है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बोर्ड फैक्ट्री में कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट वर्कर कैसे एम्प्लॉय होगा। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल हो परमानेंट वर्कर हो उसका ESI EPF कटता है। आप जो बता रहे हैं, जो डाटा आपके पास है कि स्कॉट्स में 700 पक्के या 7000 कॉन्ट्रेक्चुअल है जो जॉब वर्क के लिए आते हैं, उसके अंदर किसी के ESI EPF ना कटे तो हम आज चेकिंग करवाते हैं। आपके पास कोई ऐसी कंप्लेंट होगी किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस से नीचे सैलरी मिल रही है तो आज हम चेक कराते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम कई अमेंडमेंट लेबर के लॉज में करी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर इंडिया की जो आज पहचान बनी है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, वो इसीलिए है कि जो पहले प्रथाएं थी उनको बंद किया गया। मगर कई जगह निरंतर डिपार्टमेंट के पास कंप्लेंट आती है जहां प्रॉपर वेजेस एम्प्लॉयज को नहीं मिलती और समय अनुसार टीमें उसको चेक भी करती है और उनके खिलाफ पेनल्टीज भी लगाती है और उनको सजा देने का भी प्रावधान एक्ट किया। श्री चिरंजीव अध्यक्ष महोदय, ये सरकार का नोटिफिकेशन है। हरियाणा मंत्री जी ने इतनी बड़ी बात बोली सदन में, जिम्मेदारी नहीं है। ये हरियाणा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। क्या? हरियाणा गवर्नमेंट लेबर एंड एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 2/4387 LAB 25 मई 1987 इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंसर्न बाय सबसेक्शन 1 of section 10 of contract labor regulation and evolution act 1970, central act of 37 of 1970, the state government after consultation with the state advisory contract labor board hereby prohibits employment of contract labor in the appreciation in the schedule annexed here to the in the textile industry in Haryana. The schedule भाई कोई आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो बताओ। सारे ऐसे करने से क्या एक्ट तो है? सरकार कोई ने कहीं शिकायत है तो नीरज शर्मा ने प्रोविएट नहीं किया। कोई शिकायत है तो बताओ आपके पास से तो बोर्ड लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोई आपके पास शिकायत है तो वो बताओ कि ये शिकायत है। ये तो बोर्ड के ये सारे नोटिफिकेशन पड़े हुए हैं सब। ये जिम्मेदारी सरकार की है। चिरंजीव राव अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कहीं अगर वायलेशन हो रही है तो वो सरकार के ध्यान में लाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक्ट उठाया है
वो एक्ट चिरंजीव राव जी 1987 का है, हेल्थ और मिनिस्टर। उसके बाद कई अमेंडमेंट्स एक्ट में आ गए, और जो बोर्ड था, बोर्ड को भी पूरी तरह निरस्त कर दिया। हो गया जी। कोई आपके पास स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो दे दीजिए। हाँ जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, द स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, वैसे तो हेल्थ मिनिस्टर को इसका जवाब देना था, पर आप देखिए मेरा जो क्वेश्चन था वो कोरोना के ऊपर था, और हेल्थ मिनिस्टर का यहाँ पर ना होना, वैसे तो वो एक अच्छे मंत्री हैं बट उनकी हेल्थ आपको पता है पिछले दिनों से खराब है, तो या तो आपको ये एक ऑल्टरनेट हेल्थ मिनिस्टर उनके साथ लगा दीजिए, क्योंकि आप देखिए 7 दिन अभी हाउस चला है और 7 दिन उनका यहाँ ना होना ये दर्शाता है कि हेल्थ के लिए बीमार कितनी कोई सजग भी हो सकता है। नहीं, कोई नहीं। बीमार होने के लिए नहीं, तो कोई एक हफ्ते के मेरा लिए कोई दूसरा वो मेरा तय सवाल करेंगे आपसे आप। ये है कि कोई भी व्यक्ति बीमार हो सकता नहीं है। बीमार तो हो इसमें सकता कोई- है जी। मेरा उसके अंदर ये है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2017 के अंदर आई थी, उसमें ये कहा गया था कि 2020 तक मिनिमम 8% हम लोग जो बजट का हिस्सा है वो हेल्थ के ऊपर लगाएं, और अभी जो हेल्थ का बजट पेश हुआ है उसमें सिर्फ 5.2% हमारा उसके ऊपर खर्च किया गया है। अभी देखिए मंत्री जी ने जवाब दिया था, उसमें यह कहा था कि जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उनमें 50% शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। तो आप इससे साफ तौर पे समझ सकते हैं कि भी कितना सजग इसके अंदर है। तो इसके अंदर क्या कदम अब तक उठाए गए उनको भरने के लिए। उसके अलावा जो आपने एम्स बनाना था रेवाड़ी के अंदर, वो अब तक वहां नहीं बन पाया है। ये मेरी बात एम्स का मामला ही नहीं है। जो हेल्थ आप का कोविड मामला की है ना बात जी, कर रहे हैं, कहाँ हेल्थ एम्स की के ऊपर बात कर लगा रहे है। हैं? सवाल मैं पढ़ देता नहीं। हूं, मैं सवाल पढ़ देता हूं। नहीं, एम्स के हेल्थ से बाहर है। आपका जो सिविल हॉस्पिटल है गुड़गांव का, आप पूछ रहे हैं, आपने नहीं हेल्थ फैसिलिटीज जो आदरणीय इंप्रूव अध्यक्ष हुई जी, है उसके अंदर यही क्वेश्चन तो के आएगा ऊपर ना देखिए। स्पेसिफिक रहिए। कहाँ आप एम्स पे चले गए? ये जो आपने पूछा कोविड के बारे में, मैंने आपका कोविड के प्रश्न बाद मैं हेल्थ पढ़ देता हूं। फैसिलिटीज आपका का प्रश्न- इंप्रूव हुई है अध्यक्ष जी, वो आदरणीय पूछा अध्यक्ष है। जी, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। कोविड प्रकोप के मैंने- बाद मैंने ये सरकार पूछा द्वारा है- उठाए गए कदम, हेल्थ- और वो सारे उठाए गए कदम, इसमें आंसर में 10-12 पॉइंट्स लिख रखे हैं, अगर आपने पढ़े हो तो। नहीं, आपका प्रश्न। मैंने जो दूसरा- पूछा था आपसे, दूसरा प्रश्न है आपका कि इसमें सुधार के लिए उपकरणों का ब्यौरा क्या है। वो मैंने- सारे उपकरण इसमें दे रखे हैं। तीसरा प्रश्न है मैंने आपका, आपसे ये पूछा अतिरिक्त था बेड- कि क्या अतिरिक्त हेल्थ बेड, फैसिलिटीज के अंदर ऑक्सीजन सुधार हुए बेड, हैं कोविड के ऑक्सीजन- बाद। आपने कोविड के मैंने बारे ये में पूछा था है। कोविड के और बाद क्या कोविड सुधार की- हुए हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर। और कोविड के बारे में मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, आपको मैं समझ में आ आपसे जो जाएगी। सवाल कर रहा हूं मेरा सप्लीमेंट्री है। मैंने आपसे ये सवाल पूछा तो हेल्थ सर्विसेज क्या इंप्रूव हुई है स्टेट के अंदर अध्यक्ष जी। भाई ये आपने डिटेल दी है कि कितने कितने क्या के जो आपने ये सब- पूछा। देखिए आपने पूछा द नंबर ऑफ एडिशनल बेड्स, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड्स, एम्बुलेंसेज टेकन बाय द गवर्नमेंट। वो जवाब दिया हुआ है कि कितने कितने नहीं, किए जब हैं। मैंने- ये और क्या चाहिए आपको? जब मैंने कहा हेल्थ सर्विसेज क्या ये इंप्रूव health हुई है, services आज के लिए जितने नहीं भी है आपके बेड। हॉस्पिटल हैं, ये बेड्स अध्यक्ष जो जी, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, ये हेल्थ सर्विसेज के लिए है। आपके जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इंप्रूव होएगी फैसिलिटीज तभी तो होगा। और आपने ये कहीं गुड़गांव में हॉस्पिटल्स में ही लगे अध्यक्ष होंगे, जी, कहीं बाहर लगे हैं क्या अध्यक्ष हॉस्पिटल जी से? मेरा ये है, एक फरूख नगर के अंदर आपने कहा था भाई 50 बेडेड हॉस्पिटल बनेगा, वो अब तक नहीं बन पाया। गुड़गांव चलिए। में खेड़की माजरा में आपने मेडिकल कॉलेज कहा था, वो माननीय अब तक नहीं सदस्य, बन पाए। आज गुड़गांव सदन में श्री रामचंद्र कंबोज पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। श्री डॉक्टर किशनलाल मीणा जी, हो गया जी। श्री भारत भूषण बत्रा जी, 109 सर। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 9/12/22 को कुल 383 पशु चिकित्सकों के पदों के लिए जारी किया। मैंने रिप्लाई पढ़ दिया जी, कोई बात। एक सेकंड, ये तो पढ़ लिया, मैंने रिप्लाई पढ़ लिया है। एक मिनट सुन तो लीजिए। मंत्री जी मैं उनको टाइम सेव सप्लीमेंट्री नहीं, पूछ लेना, मैं- तो आपने लिख मैं करके जवाब दे बात दिया बताना है। चाहता हूं। तो इतना लंबा ये पड़ेगा तो मुद्दा- टाइम। सुनिए एक हाँ सेकंड। जी। ये मुद्दा माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में 2023 की याचिका संख्या 2710 में 9/2/23 को अंतरिम आदेश द्वारा सुनवाई की गई। आगामी तारीख दी गई 13/23 स्टे दिया हुआ है। और हमारे रूल ऑफ प्रोसीजर में ये लिखा हुआ है 46 नंबर में, आप देखिए, जिसका
10वां पॉइंट है कि कोई भी मुद्दा कोर्ट में हो तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय हाई कोर्ट में यह विचाराधीन मामला है, तो इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। ये क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से जो जवाब आया है वो लेट आया, अगर पहले आ जाता तो शायद हम इसको क्वेश्चन को, क्योंकि सब जुडिस मामला है, ये यहाँ नहीं हो सकता। ऐसे है जी कि इट हैज नेवर बीन द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइटर्स ये अपने आप ही इस बात को बना दे। नहीं, अपने आप नहीं, अगर नहीं कोई कोर्ट के अंदर मामला होगा, आपकी इस किताब के अंदर कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैटर सब जुडिस हो तो डिस्कस नहीं हो सकता। आपकी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैटर सब जुडिस है, आप नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता, जो नहीं, आप पावर और शक्ति को छोड़ दो। ये जैसे विद ए पर्टिकुलर इंस्टांस के साथ वो तो उन्होंने लिख दिया होगा इस बात के लिए, पर मुद्दे की बात है, क्वेश्चन ऑफ कैरियर द स्टूडेंट्स है। चलो मैं उस सब जुडिस मामले में नहीं पढ़ूंगा, आप इस बात की इंसिस्ट करते हैं, पर मेरे को सबमिट जरूर करने दें। ये है जी आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, restriction on discussion in the parliament. No discussion shall take place in the parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. That's all. इतना ही होता है कि आप कोई भी आक्षेप किसी जज के ऊपर या किसी में इस सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर या उसके अंदर नहीं कर सकते। इससे मामला तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कोर्टों में जाते हैं और कोर्टों में आके होती हैं, दुनिया भर के स्कैम है, टेलीकॉम है, ये है, क्या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुए क्या और कोल स्कैम है, क्या पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ क्या कोर्ट में नहीं था? सीएजी की रिपोर्ट क्या डिस्कस नहीं हुई कोर्ट में? इसका मतलब क्या हर एक जांच के लिए एक कोई सूट फाइल हो गया, हिट फाइल हो गई, तो यू से दैट इट इज सब जुडिस, इट इज नॉट। फिर मैं सबमिट करता हूँ, मैं आपके साथ आर्गूमेंट भी नहीं पढ़ता, मेरे को सबमिट करने दूसरे मैं ऐसे है जी कि बड़ा सीरियस मामला इसलिए है स्पीकर सर। अदरवाइज ये रिप्लाई तो वैसे तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की तरफ से आना चाहिए था एंड नॉट फ्रॉम द फैसला किया जाए। रूल ऑफ प्रोसीजर में हमारे विधानसभा के 46 नंबर में लिखा हुआ कौन सा 46 नंबर दिखा दो? आप देखिए, मैं देता हूं आपको। कौन सा देखो कौन सा? ये सब जुडिस मामला डिस्कशन हो सकता है नहीं हो, इस चीज का फैसला पहले किया जाए, फिर इनकी बातों का जवाब आप देंगे। कोई बात नहीं, कर लेता इसको। कौन सा 46 पढ़ रहे हैं आप? 46 का 10 रूल ऑफ प्रोसीजर का 10। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते। It shall not ask for information on any matter which is under adjudication by the court of law having jurisdiction in any court of India। ठीक है, हो गया। 25 सवाल गलत हैं और कमीशन ने मान लिया। आप सब जुडिस की बात करते हैं, 25 बच्चों के साथ 100 में 25 सवाल गलत हैं। ये फैसला मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन पहले जवाब होना है या नहीं होना ये फैसला कर लें। ऐसा है, मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी नहीं है। हाँ जी, दिस इज नॉट एप्लीकेबल। इट शैल नॉट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एनी मैटर विच इज अंडर एजुकेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। इन्फॉर्मेशन किसकी मांग रहा हूँ मैं? कमीशन से इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ। इसी केस की मांग रहे हैं जो हाई कोर्ट के अंदर है। नहीं, उसी केस की आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ फिर अपने केंद्रीय मंत्री को भी कह दीजिए कि वो भी सब जुडिस मामला है, वो भी अखबारों में ना बोला करें। किस चीज का? डॉक्टर संजीव बालियान का बयान पढ़ के देखिए क्या कहा है उन्होंने, और क्या आपकी कमीशन के ऊपर उन्होंने वर्किंग के ऊपर एक्सपर्शन जारी किए हैं। जब देखिए वो उनका मामला डॉक्टर संजीव बालियान का, वो उनका क्या मामला? यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन एक पेपर के अंदर गलत होंगे, उन स्टूडेंट्स का क्या फेट होगा? उसके बाद सर और बात भी है कि उसमें 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1987 के अंदर महाराष्ट्र महोदय या तो ये आप पीछे नहीं बोल सकते, या सदन में चर्चा हो या कोर्ट में फैसला हो। जब कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो यहाँ चर्चा करने का औचित्य क्या है? टू एड्रेस द चेयर स्पीकर। और सबसे बड़ी बात एक और ये है जी कि मुख्यमंत्री इस बात में जवाब क्यों नहीं देते इस बात के? एक मिनट सिर्फ एक पूरा कर लूं। बत्रा जी एक मिनट, बत्रा जी 87 के अंदर एक मिनट बत्रा जी, एग्जाम आपके एग्जामिनर ने
एज इट इज सीरियल नंबर के साथ एग्जाम के अंदर। देखिए, एक मिनट जी, मैं आपका जो आपने कहा कि डिस्कस हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप 46 का 10 पढ़िए। इट शैल नॉट आस्क फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी मैटर विच इज अंडर एडजुडिक्शन बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ हैविंग जुडिक्शन इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। नहीं समझे नहीं, ये जो क्योंकि केस हाई कोर्ट के अंदर सेम सब्जेक्ट के ऊपर पेंडिंग है, सेम सब्जेक्ट के ऊपर है, तो उसके अंदर अब मेरे को बात ये है कि सेम सब्जेक्ट के ऊपर आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद अध्यक्ष महोदय, आप जुडिक्शन की बात करते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि हाई कोर्ट के अंदर है कि नहीं, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। मैं इसका उत्तर सीधा देता हूं। हाई कोर्ट ने, मलिक साहब, हाई कोर्ट ने 9/2 को ये केस लगा था और 9/2 को उन्होंने कहा था कि अगली डेट तक एफिडेविट एक एचपीएससी देंगे। एचपीएससी ने उस पर एफिडेविट देना है। अब एचपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो एफिडेविट क्या देगी, अपने नियमों के हिसाब से देगी। और नियमों में ये पहले भी हमेशा होता रहा है कि जब क्वेश्चन कोई गलत आते हैं तो ये एचपीएससी की जिम्मेदारी नहीं होती है। क्वेश्चन बनाने वाला जो क्वेश्चन यानी सेटर होता है वो बाहर का आदमी होता है, एग्जामिनर होता है, बाहर के आदमी होते हैं, उनके अपने रूल्स हैं। उस रूल्स के हिसाब से अगर कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं उसकी मार्किंग का निर्णय करने का काम उनका एक नियम के अनुसार होता है। वो नियम के अनुसार किया गया कि नहीं किया गया वो उन्होंने हाई कोर्ट को बताना है। हाई कोर्ट इसमें फाइनल डिसीजन करेगा कि उनके साथ क्या व्यवहार करना है, उनको नौकरी में देना है, नौकरी नहीं देनी है, मार्क्स कम है ज्यादा है, उस नियमावली के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए एफिडेविट जो कोर्ट में जाएगा वही एचपीएससी का आंसर होगा, उसी हिसाब से कोर्ट का डिसीजन होगा, वो मान्य होगा।